क्विक रिवीजन की जो सीरीज़ है, इसमें अगर एग्रीकल्चर के टॉपिक को देखें, पेपर नंबर 2 का जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, यहाँ पर स्पेशल फोकस करना है। इस पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर थोड़ी जोग्राफिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होगी, यानी जोग्राफी को किस तरीके से यूज़ करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंपली हम लोग डायरेक्टली जोग्राफर कैसे यूज़ करने हैं, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या क्या है। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में देखें तो क्रॉपिंग पैटर्न का सिंपल मीनिंग है प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इसके डायनेमिक कंसेप्ट के बारे में देखें तो टाइम और स्पेस के साथ में कैसे चीज़ें बदलती हैं। ये जो टाइम एंड स्पेस वाला कंसेप्ट है, ये हमारे हैगर स्ट्रैंड के आइडिया से भी हम लोग लेकर के आ सकते हैं। अगर इसके रीजनल कंसेप्ट को देखें तो दिस इज द फंक्शन ऑफ जियो क्लाइमेटिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जैसे लैंड टेनेंसी के बारे में हो गया, लैंड टेन्योर हो गया, लैंड ऑफ साइज, जो साइज ऑफ लैंड है, स्मॉल फार्मर, बड़े फार्मर, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, इस तरीके के हमारे पास में क्रॉपिंग पैटर्न आ जाते हैं। इनकेस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एमएसपी को लेकर के, या फिर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे हम अपने, जैसे श्री अन्न का नया कंसेप्ट निकल करके आ रहा है, तो जो श्री अन्न का नया कंसेप्ट है या जो मिलेट को लेकर के क्वेश्चन है, तो जब मिलेट वाले क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ पर आप क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में यहीं से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, किसी भी क्रॉप को लेकर के है देन यू शुड स्टार्ट विद द क्रॉपिंग पैटर्न कि आखिर में इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके का है और आखिर में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करता है। अब हमारे पास में जो डोमिनेंट क्रॉप होती है उसको हम अलग अलग रैंकिंग दे देते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं होगी। दो फार्मूलाज हैं यहाँ पर, रिलेटिव यील्ड इंडेक्स एंड रिलेटिव स्प्रेड इंडेक्स। रिलेटिव यील्ड इंडेक्स का मतलब हो गया मीन यील्ड ऑफ क्रॉप पर यूनिट एरिया, मीन यील्ड ऑफ टोटल एरिया से जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। रिलेटिव स्प्रेड इंडेक्स का मतलब यही है कि किसी एरिया में मतलब कितनी क्रॉप फैली हुई है, टोटल एरिया से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगेन अगर मान लेते हैं कोई भी क्रॉप पूछी गई होगी तो आप यील्ड इंडेक्स और जो ये स्प्रेड इंडेक्स है, इन दोनों का फॉर्मूला लिख करके दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से है। मैटर बिल्कुल ये नहीं करता है कि आप वैल्यू लिखें, कोई डेटा लिखें, सिर्फ और सिर्फ आप इस क्रॉपिंग पैटर्न वाले आइडिया को लिखिएगा और ये दोनों फार्मूला को लिख दीजिएगा। नीचे हम लोग ये लिखेंगे कि अगर मान लेते हैं रिलेटिव इंडेक्स मोर देन 90% है तो यहाँ पर चार तरीके की कंडीशन प्राइमरली देखने को मिल सकती हैं। या तो हाई यील्ड हाई स्प्रेड होगा, हाई यील्ड लो स्प्रेड होगा, लो यील्ड हाई स्प्रेड होगा, या लो यील्ड लो स्प्रेड होगा। और अलग अलग तरीके की क्रॉप जो है हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से ऐसे ही देखने को मिल जाती है। जैसे हाई यील्ड हाई स्प्रेड देखें तो उसमें गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये देखने को मिल जाती है। हाई यील्ड लेकिन लो स्प्रेड के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसे दाल हो गया, ठीक है, जो पल्सेस हो गया, या ऑयल सीड वगैरह हो गई, ये हमारा यील्ड अच्छी है लेकिन स्प्रेड बहुत कम है। लो यील्ड लेकिन हाई स्प्रेड के बारे में देखेंगे तो शुगर केन को आप दिखा सकते हैं कि शुगर केन की जो यील्ड है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन वही अगर स्प्रेड देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम यूपी के एरिया में देखें, पंजाब के एरिया में देखें, महाराष्ट्र के एरिया में देखें, छत्तीसगढ़ के एरिया में देखें, एटसेट्रा एटसेट्रा। लो यील्ड एंड लो स्प्रेड के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्रॉप हैं, जैसे सिल्क की क्रॉप आप देख लीजिएगा, या फिर आप टोबैको के प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि जो हमारे पास में जैसे पल्सेस भी हैं, पल्सेस की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है, लो स्पीड एंड लो स्प्रेड भी देखने को मिल जाती है। तो ये चारों इस तरीके से कैटेगराइज करके आप एक इंडिया का मैप बना करके जरूर ड्रॉ कर दीजिएगा। जो लोग इंडिया का मैप अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं वो लोग स्टेंसिल खरीद लीजिएगा और स्टेंसिल से वहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा, लेकिन मैप ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप ड्रॉ करना सीख लीजिए, लेकिन अगर अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो आप सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, स्टेंसिल खरीद लीजिएगा मार्केट से और फिर जो है उससे बना लीजिएगा। क्रॉप शुड नॉट एसेंचुएट सर्टेन डिसीज एज पार्ट ऑफ फिक्स्ड रोटेशन। ये सब कुछ यहाँ पर तरीके बताए गए हैं, इनको आप प्रॉब्लम के तरीके से भी देख सकते हैं और इसे सजेशन के तौर पे भी आप देख सकते हैं। क्रॉप शुड नॉट एग्जॉस्ट ऑन सम प्लांट स्पेसिफिक न्यूट्रिशन फॉर पर्टिकुलर सॉइल। क्रॉप शुड नॉट बी फर्टिलिटी बिल्डिंग एंड सॉइल इंप्रूविंग। Crop should return good profit to the cultivator and should provide employment through year. Crop should ensure optimum utilization of resource. तो ये 5 पॉइंट जो है ये इसके प्रॉब्लम के तौर पर भी आप दिखा सकते हैं और साथ ही साथ पे एक सजेशन के तौर पर भी। जैसे कई बार क्या होता है किसी क्रॉप के प्रोस्पेक्ट पर बातें की जाती हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन जिसमें मिलेट का क्वेश्चन रहेगा और उस पर इंडिया की इकोनॉमी का प्रोस्पेक्ट में भी पूछा जाए, तो आप इन 5 पॉइंट को लिख करके दिखा दीजिएगा कि क्या यहाँ पर केस है। अगर हम इंडिया में एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन यानी कि स्पेशियल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, यानी कि एग्रीकल्चर अंडर द लैंड अगर बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है।
लेकिन अगर इसका हम लोग जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करें तो हमारे पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से क्रॉप कंसंट्रेशन के बारे में आ जाती है। क्रॉप कंसंट्रेशन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर क्रॉप की क्या डेंसिटी है, यानी कि कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है एक ही एरिया में। जैसे अगर गेहूं को देखेंगे तो वीट जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो शुगर केन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो राइस बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या आती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सॉइल, क्लाइमेट और वहाँ की जो भी टेरेन है। अब क्रॉप कंसंट्रेशन, फिर से मिलेट का केस आएगा तो क्रॉप कंसंट्रेशन के बारे में भी आप दिखाएंगे। जब प्रॉस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे तो एक तो आप बताएंगे यील्ड कितना है, यील्ड इंडेक्स के बेसिस पर, स्प्रेड इंडेक्स, और तीसरा रहेगा क्रॉप कंसंट्रेशन। तीनों टर्म आप लोग रट्टा मार करके रखिएगा। तीसरी जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय ऑल क्रॉप इन एरियल यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉप इन इंटायर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑल क्रॉप इन इंटायर रीजन। थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर याद करने में तो आपको पेपर नंबर 2 में मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को याद करिएगा। और क्वेश्चन तो आप 100% एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा जहां पर इन सब का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इन चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन है, पेपर में 100% एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे। जब हम क्रॉप कंसंट्रेशन के बारे में दिखाते हैं तो यहाँ पर एक मेथड होती है लोकेशन कोशेंट मेथड। नाम लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये जो हमारा लोकेशन कोशेंट मेथड होता है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए होता है कि रीजनल कैरेक्टर कल्टीवेशन का क्या है। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शुगर केन की कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश में और शुगर केन की कल्टीवेशन महाराष्ट्र में जो हो रही है उनको आपस में कंपेयर करना है, तो वहाँ पर आप लोकेशन कोशेंट मेथड को अगर आप दिखाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। Make it possible to measure the regional concentration of crop objectively, helps to identify and differentiate areas that have significant regarding crop distribution regionally, scientific method for sustainability of crop pattern। अब यहाँ पर देखिए क्रॉप कंसंट्रेशन को लेकर के मैप भी बनाया गया है। मैप में जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है कि राइस की कंसंट्रेशन कहाँ पर है, सिमिलरली इसी तरीके से वीट की कंसंट्रेशन कहाँ पर है, बाजरा की कंसंट्रेशन, मेज़ की कल्टीवेशन। तो ये सब एरियाज़ को एक बार अगर आप देखेंगे तो बहुत आराम से आप चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता है मेनली नॉर्थ ईस्ट के एरिया में होती है। गेहूं की कल्टीवेशन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में होती है। वही अगर राइस को देखेंगे तो राइस वाला बेल्ट है बिहार का एरिया, बंगाल का एरिया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया प्राइमरली हो जाता है। मेज़ के एरिया को देखेंगे तो जो मेज़ का एरिया है वो हमें मालवा का एरिया, इसके अलावा जो बुंदेलखंड का एरिया है यहाँ पर मिल जाता है। बाजरा का एरिया देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात के एरिया में मिल जाएगा। मिलेट को देखेंगे तो जितना भी हमारा डेक्कन का पार्ट है वहाँ पर हमें मिलेट मिल जाएगा। रागी का जो एरिया है वो हमारा साउथ पार्ट यानी कि जो तमिलनाडु का जो प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो कॉटन वाली एरिया है, कॉटन प्राइमरली हमें गुजरात का एरिया प्लस साथ में महाराष्ट्र यानी जहाँ जहाँ काली मिट्टी मिल रही है, ब्लैक सॉइल मिल रही है, वहाँ मिल जाएगा। ग्राउंड नट का जो एरिया रहेगा वो फिर से वही हमारा राजस्थान का बेल्ट हो गया, गुजरात का बेल्ट हो गया, यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये पार्ट आराम से आप लोग दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप की कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल रही है। अगला पार्ट आता है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी को लेकर के। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी यील्ड कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो प्रोडक्टिविटी जो होगी ऑब्वियसली वो फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर को देखने के बाद ही हम लोग बता पाते हैं। ये अगेन एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो कि स्पेस और टाइम के साथ में बदलता रहता है और यहाँ पर फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पर यह हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर जाता है। अब हम इस प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे आउटपुट पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन पर यूनिट लेबर, इनपुट आउटपुट रेशियो, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड यील्ड, रैंकिंग कोफिशिएंट। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कैंडल का आइडिया। कैंडल का आइडिया फिर से रट्टा मार करके रखना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में 100% है कि यूज़ हो जाएगा। अब इसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है कि हम प्रोडक्टिविटी को जब एसेस कर लेंगे तो हम उसकी यूटिलिटी को लेके आएंगे, हम उसके मार्केट को डेवलप कर सकेंगे, हम वीकर एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कर पाएंगे, हम रिलायबल इंडेक्स को यूज़ कर पाएंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ में एग्रीकल्चरल प्लानिंग के लिए। कैंडल के आइडिया से हमें इंडिया का एक मैप मिल गया जहां से हम 4 कैटेगरी में अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं। एक है हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मीडियम, लो एंड वेरी लो।
अब हाई वाला जो एरिया होगा ऑब्वियसली वो नॉर्थ वाला बेल्ट होगा, और नॉर्थ में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार का एरिया और बंगाल का एरिया। इसके अलावा असम का भी जो बेल्ट है वो हाई प्रोडक्टिविटी एरिया में आ जाता है। इसके अलावा मीडियम में अगर आ जाइए तो मीडियम में कुछ पार्ट हमारे जो हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, इसके अलावा जो हमारा मध्य प्रदेश का बेल्ट है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, कुछ पार्ट हमारे झारखंड का, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का, ये एरिया हमारा मीडियम में आ जाता है। जब हम लो में आते हैं तो लो में हमें डेक्कन का मेन पार्ट हमें देखने को मिल जाता है, और वेरी लो में तो खैर जो हमारा राजस्थान का एरिया हो गया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फिर से ये जो मैप है ये आप लोगों को याद करके रख लेना, और कैंडल का आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आती है हमारी एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी को लेकर के। एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर नेट सोन एरिया और जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, इन दोनों के बीच का हम जब रेशियो निकालते हैं तो हमें नॉर्मली जो हमारी क्रॉपिंग एरिया होती है उसे मल्टीपल टाइम इन्हेंस करना होता है, यानी कि बड़ा करके रखना होता है। तो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी का मतलब यही हो गया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेबल एरिया। अब इसके लिए फिर से यहाँ पर आप एक मैप ड्रॉ कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हमें नॉर्थ के बेल्ट में एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे अगर आप इस मैप को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो नॉर्थ, जैसे हमारा पंजाब का बेल्ट है, यहाँ पर हमारी एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी 94 है। वही अगर हम लोग आसपास में देखते हैं, जैसे हरियाणा देख लीजिए, या फिर वेस्टर्न राजस्थान का एरिया को देख लीजिए, सॉरी ईस्टर्न राजस्थान का एरिया को देख लीजिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया को देख लीजिए, बंगाल के एरिया को देख लीजिए, ये सब काफ़ी ज़्यादा, ये सब हाई एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी में देखने को मिल जाते हैं। वही अगर मान लेते हैं कि हमारा जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें इन बिटवीन एक मॉडरेट टाइप की हम लोग बोल सकते हैं। गुजरात के एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर हमें पुअर जो हमारी एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो इस एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी वाला जो मैप है इसको आप लोग ज़रा याद करके ज़रूर जाएंगे। क्रॉप कॉम्बिनेशन इसी तरीके से हमारे पास होता है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को हम लोग आपस में कंबाइन करके रखते हैं। इसके लिए एक मेथड, वीवर का मेथड जरा आप लोग याद करके रख लीजिएगा। वीवर का मेथड सिर्फ नाम याद रखना है, इसका फॉर्मूला और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वीवर का मेथड क्रॉप कॉम्बिनेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रॉप कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब है, जैसे गेहूं के साथ हम लोग जो है सरसों लगा देते हैं, या चावल के साथ हम लोग नॉर्मली जैसे मक्का वगैरह हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके की जो क्रॉप लगाते हैं उसके बारे में आपको बता देना है। दिस इज़ क्रॉप कॉम्बिनेशन। अगला है लैंड कैपेबिलिटी को लेकर के। अब देखिए लैंड सूटेबिलिटी को लेकर के इस पर भी एक क्वेश्चन आने के 100% चांस है, कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लैंड सूटेबिलिटी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे के द्वारा यहाँ पर यह 8 कैटेगरी बताई गई है। जैसे वेरी गुड अरेबल लैंड, नो डिफिकल्टी इन फार्मिंग। दूसरा है गुड कल्टिवेबल लैंड विच नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इरोजन एंड फ्लड। तीसरा क्वेश्चन है, मतलब तीसरा कैटेगरी है मॉडरेटली गुड कल्टिवेबल लैंड, स्पेशल अटेंशन हैज़ टू बी गिवन फॉर इरोजन, फेयरली गुड लैंड सूटेड फॉर occasional or limited cultivation, land not suitable for cultivation, very well suited for grazing and forestry but not for cultivation, well suited for grazing and forestry, moderate carrying capacity of livestock। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे लैंड सूटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर मैं कहूँगा वॉन थ्यूनन का मॉडल, इसके अलावा सिंक्लेयर का मॉडल और जो ओलफ जोनासन का मॉडल है, इन तीनों मॉडल को यहाँ पर आप लिखेंगे। साथ ही साथ में लैंड की सूटेबिलिटी के बारे में भी आप बता देंगे। क्वेश्चन अगर आता है कि अगर मान लो लैंड की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर लैंड की फर्टिलिटी को रिवाइव करने के लिए हमारे पास में क्या तरीके होने चाहिए, तो उसके लिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर, मतलब इन सारी पार्ट को यहाँ पर ले आकर के लिख देंगे। लास्ट पार्ट हमारा आता है एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन के लिए। एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन में 2 तरीके की चीज़ें यहाँ पर फिर से हम लोगों को लिख देनी है। एक तो हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना होगा MS रंधावा, P सेनगुप्ता एंड G सदासु की क्लासिफिकेशन। अब देखिए ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन का। हमें पता है कि जो रीजनलाइजेशन की शुरुआत की गई थी वो विटलसे के द्वारा की गई थी। विटलसे ने 13 तरीके का क्लासिफिकेशन किया था। अब इसके बाद से यहाँ पर जो हमारे पास में अलग अलग टेक्निक हैं रीजनलाइजेशन के लिए, जैसे इंपीरिकल टेक्निक हो गई, सिंगल एलिमेंट टेक्निक हो गई, मल्टी एलिमेंट स्टैटिस्टिकल हो गई, या फिर जो क्वांटिटेटिव कम क्वालिटेटिव है। अब मल्टीपल एलिमेंट में हमें यहाँ पर शफी का नाम, जसबीर सिंह का नाम, कैपॉक का नाम, डोई का नाम और जो हमारे वीवर का नाम है, इन लोगों का नाम आप चाहे तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो क्या, इनफैक्ट आपको यूज़ करना ही करना है, आपको भर देना है एकदम अपने आंसर में जोग्राफर के नाम से।
इसके अलावा जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन एम.एस. रंधावा और पी सेनगुप्ता की आ जाती है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एम.एस. रंधावा की 5 तरीके की एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन है। एक है नदर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ ड्राई व्हीट रीजन, वेस्टर्न ईस्टर्न वेट राइस रीजन, वेस्टर्न वेट मालाबार रीजन, सदर्न कोर्स रीजन। मैप बना करके दिखा देंगे। और लास्ट पार्ट हमारा आ जाता है पी सेनगुप्ता एंड सदासुक का। यहाँ पर है क्लाइमेट रीजनलाइजेशन को लेकर के 4 मैक्रो रीजन और 11 मीजो रीजन के बारे में दिखा करके रखा गया है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है इसको आप लोग फिर से रट्टा मार लेंगे और इनका तो इस्तेमाल एनीवे आप लोग कर ही लेंगे जहाँ जहाँ पर भी आपको करना है। हमारे पास में एक और पार्ट आता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया को लेकर के। अब ये जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आप जो यहाँ पर ये 15 तरीके की क्लासिफिकेशन दी गई है, इस 15 क्लासिफिकेशन को और साथ ही साथ में जो इंडिया का मैप है ये आप देख लेंगे। एक तरीके से फिजियोग्राफिक बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जैसे वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, सतलुज यमुना, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल, अरावली मालवा, प्लेटू महाराष्ट्र, डेक्कन इंटीरियर, ईस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल, गुजरात रीजन, वेस्टर्न राजस्थान, फिर इसके अलावा अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है। तो ये हमारे पास में सारे पार्ट दे दिए गए। सो एग्रो इकोलॉजिकल के बारे में पूछे या फिर एग्रो क्लाइमेटिक के बारे में पूछे, लिखने को आप चाहे तो लिख सकते हैं दोनों एक ही जगह पर, थोड़ा लेकिन डिफरेंस आ जाता है, कई बार दोनों को कंपेयर करने को भी आ सकता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन एक लैंड होता है जहां पर हम मेजर बायो क्लाइमेटिक जोन और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के हिसाब से क्रॉप को यहां पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल का मतलब होता है जहां पर हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के बेसिस पर करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक, और दूसरा है बायो क्लाइमेटिक। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लैंड, उसकी सॉइल की कंडीशन को देखते हैं, जबकि एग्रो क्लाइमेटिक में हम लोग क्रॉप की कॉम्बिनेशन को प्राइमरली फोकस करते हैं। तो ये पूरा पार्ट था जो हमारा एग्रीकल्चर का था। यहाँ पर इस पीडीएफ को जो अपलोड किया गया है शॉर्ट नोट वाले में, यह आप लोग जितना अच्छे तरीके से रट्टा मार सकते हैं उतना अच्छे तरीके से रट्टा मार करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन बनेगा और ये एक गेम चेंजर बनेगा। आपके आंसर में बहुत अच्छा यहाँ पर आप अब नंबर उठा सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से और बहुत डिटेल में मतलब कि जितना दिया गया उसको ही रट्टा मारिए। इस समय देखिए लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है। लास्ट मोमेंट पे आपको दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, आपको ज्योग्राफर के नाम रट्टा मारने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर में थोड़ा पेशेंस रखिए, और पेपर ऑलरेडी आपने जीएस का दे रखा है, इसका मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट अपने दिमाग में भर करके रखे हुए हैं। दिस इज द लास्ट मोमेंट वेयर यू हैव टू फेच द नेम ऑफ द जोग्राफर्स। ये सारी जितनी भी हम लोग रिवीजन चीज़ें कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जोग्राफर का नाम आपको रिकॉल होने में दिक्कत ना हो, रट्टा मारने में दिक्कत ना हो, और टू द पॉइंट इस समय जो लास्ट मोमेंट चल रहा है इसमें टू द पॉइंट चीज़ें आप लोग याद करके जाएं और थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड रहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत मतलब एक्सपर्टाइज लेने की ज़रूरत इस समय तो बिल्कुल भी नहीं है।